कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे गहरी खाई को दिखाया जाता है, जो कि 11,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर होती है और इसका नाम मेरियाना ट्रेंच होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि टियान नाम की एक कंपनी यहाँ पर खुदाई यानी कि ड्रिलिंग कर रही होती है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे छुपे रिसोर्सेज को बाहर निकाल रहे थे। ये देखने और सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा स्किल वर्कर लगे थे। इन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा प्राइस होता है और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर होती है। अभी तक केवल इन लोगों ने केवल 7 माइल से खुदाई किया होता है। नोरा जिस जगह पे होती है उसे 822 केपलर कहा जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अगले पल देखते हैं जहाँ केपलर 822 में बहुत ही बड़ी सुनामी आती है और वाटर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो सब कुछ तबाह होने लगता है। नोरा अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करती है, लेकिन उनमें से केवल एक ही उसके साथ भाग पाता है। अब इससे पहले कि नोरा अपने बाकी दोस्तों को बचा पाती, उसे उस केपलर के दरवाजे को बंद करना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बुरी तरह से खुद भी मारी जाएगी। इसलिए मजबूरी के चलते नोरा को ना चाहते हुए मेन डोर बंद करना पड़ता है। अब नोरा और उसका साथी बच गया था, इसलिए वो लोग धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो लोग देखते हैं कि उनका साथी अभी भी एक जिंदा है, जो कि मलबे के अंदर से अपने हाथ को उठा के हेल्प मांग रहा है। अब नोरा अपने साथी को किसी तरह से वहाँ से बाहर निकालती है और उस बंदे को भी थोड़ी थाड़ी ही चोट आई होती है, लेकिन वो जिंदा होता है। और अपने चारों ओर देखने पर इन्हें पता चलता है कि इनके सभी साथी अब मारे जा चुके हैं, जो देखकर ये तीनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं। अब ये लोग थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो ये लोग एस्केप पॉइंट के एक्सेस पॉइंट को पहुंच चुके होते हैं और ये दोस्तों ऐसा कमरा होता है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित होता है। नोरा देखती है कि इस कमरे में केवल कैप्टन लूसियन ही होते हैं, जिसे वो वहाँ से बाहर निकालती है, क्योंकि इन्हें इससे भी ज्यादा सेफ प्लेस में जाना था। अब ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें 2 लोग और दिखाई देते हैं, जिसमें एक एमिली जो कि बायोलॉजिस्ट होती है और एक बंदा स्मिथ जो कि इंजीनियर होता है। अब ये 6 लोग यहाँ जिंदा बचे थे और ये सभी लोग मिलकर समुद्र की ऊपरी सतह में सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, जिससे वो लोग आके इन्हें रेस्क्यू करके ले जाएं। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इन्हें ऊपर से कोई भी सिग्नल नहीं आते, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि ये लोग अब फंस चुके हैं यहाँ। अब स्थिति को देखते हुए कैप्टन कहता है कि हमें प्रेशराइज सूट को पहन लेना चाहिए और फिर रीवोक स्टेशन की ओर जाना चाहिए, जहाँ पर हमें एस्केप पॉइंट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये कहने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इसके लिए इन्हें 1 मील नीचे की ओर जाना था और वहां जाने के बाद भी इन्हें 1 मील आगे चलना था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की था। और इसमें भी इनके साथ 2 दिक्कत थी कि इनके पास जो सूट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, और दूसरी ये कि बार बार वहाँ पे सुनामी का आना। पर इन सिचुएशन को देखने के बाद भी कैप्टन कहता है कि यहाँ बैठ के मरने से अच्छा है कि हम लोगों को थोड़ा ट्राई ही करना चाहिए। अब ये सुनकर सब जाके सूट पहन लेते हैं और अपने साथ ये लोग बोल्ट गन भी रख लेते हैं, जिसके बाद ये लोग कार्गो एलिवेटर में बैठने के लिए जाते हैं कि तभी इनका एक साथी मारा जाता है, वही साथी जो नोरा के साथ पहली बार बचा था। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वाटर का प्रेशर काफी ज्यादा था और इस प्रेशर का असर उसके सूट पे इसलिए हुआ क्योंकि उसके सूट में फॉल्ट था। अब अपने साथी के मार जाने पर ये लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, पर अब जो भी हो ये लोग एलिवेटर में बैठ के नीचे की ओर जाने लगते हैं, जहाँ ये लोग 200 मीटर गए ही होते हैं कि तभी एक बार फिर से इन्हें सुनामी के असर होने लगते हैं। इसलिए ये लोग जल्दी से दूरी को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा को ऑन करते हैं, जहाँ ये लोग नीचे देखते हैं कि कई सारे एस्केप पोर्ट्स पड़े होते हैं, जो देखकर इन्हें लगता है कि यहाँ पे अभी कई सारे लोग जिंदा हैं। अब स्मिथ और उसका साथी उन एस्केप पोर्ट्स को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे उसका दरवाजा खोलने पर उसे कुछ अंडे जैसा दिखाई देता है, जो कि अचानक से ही उसके ऊपर हमला कर देता है। पर स्मिथ अपनी बोल्ट गन की मदद से उस क्रीचर को मार गिराता है और वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो लोग उस क्रीचर को अपने साथियों के पास लाते हैं, जहाँ एमिली देखती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता और वो कहती है कि शायद समुद्र की कोई नई प्रजाति है और शायद इसी प्रजाति के लिए हमारी कंपनी काम करती है। अभी जीव को देख के सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी अचानक से फिर से इनका एलिवेटर हिलने लगता है, जो देखकर इन सबको लगता है कि सुनामी फिर से आ गई। लेकिन अगले ही पल ये लोग आवाज से समझ जाते हैं कि ये कोई सुनामी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही बड़ा क्रीचर होता है जो कि इनके एलिवेटर पे चढ़ गया था। अब ये लोग लगातार नीचे की ओर जा रहे थे और उन्हें उस क्रीचर को देख के यही लगता है कि शायद वो छोटे क्रीचर को लेने के लिए आया है। अब ये लोग अपने पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले होते हैं, तभी वो क्रीचर इनके एलिवेटर पे हमला कर देता है, जिससे इनका एलिवेटर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन लकीली ये लोग बच जाते हैं, पर स्मिथ का जो सूट होता है उसमें थोड़ा फॉल्ट आ जाता है, जिससे उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगता है। अब ये लोग दूसरे मंजिल की ओर पैदल ही जाने लगते हैं, लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए वो क्रीचर इन पे हमला कर देता है, जिससे इनका एक साथी बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और उसके हेलमेट में खून ही खून होता है। अब अपने साथी को मरता देख ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल में ये लोग तो उस क्रीचर का मुकाबला नहीं कर सकते, पर वो क्रीचर अब एक एक करके इन सब का शिकार करने लगता है, जहाँ वो इस बार आके कैप्टन को अपने साथ लेके चला जाता है और कैप्टन
में अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपने त्याग दे देता है, जो देखकर नोरा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। लेकिन अब तक 3 लोग ही बचे थे, जो कि नोरा, एमिली और स्मिथ होते हैं, और ये तीनों फाइनली रेबो के स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस स्टेशन में पहुंचने के बाद ये लोग सबको ढूंढते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, बल्कि ये लोग उस क्रेचर के बहुत ही बड़े घोंसले को देखते हैं, जहाँ पर उस क्रेचर के बहुत ही सारे बच्चे थे। अब ये देखकर ये तीनों तो और भी ज्यादा डर जाते हैं और बिना किसी आवाज के वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी इनके वार्निंग साउंड की आवाज को एक क्रेचर सुन लेता है और वह नोरा के पास आके उसे पकड़ के जिंदा ही खाने लगता है। लेकिन नोरा यहाँ समझदारी से काम लेती है और वो उस क्रेचर के अंदर ही ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो क्रेचर बुरी तरह से वहीं पे मारा जाता है। अब ये तीनों बिना वक्त खवाए जल्दी से एस्केप पोर्ट्स की ओर जाते हैं, जहाँ जाकर देखने पर इन्हें 3 ही पोर्ट्स दिखाई देते हैं, और तो और उनमें से केवल 2 ही ठीक होते हैं। अब ये देखकर नोरा एमिली और स्मिथ को साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और नोरा रिश्तों की अहमियत जानती है कि क्या होती है। जहाँ पहले थे वो दोनों नहीं मानते, लेकिन काफी जिद करने की वजह से नोरा उन्हें ऊपर की ओर भेज देती है, जिसके जाते ही नोरा सामने की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रेचर होता है, जो कि सबसे बड़ा था, यानी कि बाकी के जितने भी छोटे क्रेचर होते हैं वो उन सब की माँ थी। और उस क्रेचर के कंट्रोल में पूरा स्टेशन होता है, जहाँ वो क्रेचर अपने छोटे क्रेचरों को ऑर्डर देती है कि वह ऊपर जाने वाले सभी इसके पोर्ट्स को तबाह कर दे। जहाँ नोरा कंप्यूटर की स्क्रीन में देखती है कि कई सारे क्रेचर स्मिथ और एमिली की पोर्ट्स की ओर बढ़ रहे थे। अब नोरा उन दोनों की जान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालती है, जहाँ वो रेवो स्टेशन को तबाह करने का ऑर्डर दे देती है, और वहाँ देखते ही देखते पूरी और तबाही मच जाती है, जिससे वे सभी क्रेचर मारे जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ और एमिली सुरक्षित ऊपर पहुँच गए हैं, और कुछ दिनों के बाद उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जहाँ वो लोग बताते हैं कि समुद्र के अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति निवास करती है, और टियान इंडस्ट्री इन सब बातों को सीक्रेट रखती है, और साथ ही स्मिथ और एमिली को भी गायब कर दिया जाता है, ताकि वो इसके बारे में किसी को बता नहीं सके और ये राज ही राज रह जाए। और तो और टियान इंडस्ट्री अब ये भी चाहती है कि वो जगह पर और भी अंदर लीड करे, ताकि वहाँ पे जितने भी और भी छुपे राज है वो इन्हें पता चल सके। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।